जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। ईरान इजराइल जंग जो है वो लगातार, या इनफैक्ट कहना चाहिए कि जंग जैसे आसार है, जंग ही है। और अब इस जंग में अमेरिका भी कूद सकता है, ऐसे आसार भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि दोनों के बीच में कोई शांति हो सकती है। कहाँ तक ये मामला जाएगा और इस पूरे मसले का या जो कॉन्फ्लिक्ट कहे इसका उद्देश्य क्या है, इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल एसपी अस्थाना, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। सर, ईरान और इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर इजराइल और अमेरिका का ये दावा है कि क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है, इसलिए हम उनके ऊपर हमला करें। कि क्या वाकई यही इसके पीछे का मकसद है या और भी कुछ हो सकता है? क्या रजीम चेंज करना चाहते हैं या आयतुल्लाह खामेनी को हटाकर किसी और को लाना चाहते हैं, या ईरान को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि ईरान मौजूदा स्थिति में रहे, वही रिजीम रहे, लेकिन इतना कमज़ोर हो जाए कि वो कुछ करने लायक ना बचे। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले कि सर, ईरान पर जो हमला है वो अमेरिका, अभी तो इज़राइल तो है, क्या उसमें अमेरिका भी आने वाला है उसके साथ में? क्योंकि जिस तरह से G7 हुआ है, उसमें G7 का जो रुख है उससे भी कई सारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। अमेरिका की बारी है अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कूदने की। देखिए, जो अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने का जो कंसिडरेशंस हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले ये लड़ाई जो है ये नेतन्याहू ने शुरू करी है, और नेतन्याहू का एम बिल्कुल क्लियर था कि जब 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो जो रेजिस्टेंस फ्रंट के जितने भी नुमाइंदे हैं और जितने भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको वो पहले ख़त्म करना चाहते थे। जो उन्होंने तकरीबन 1 साल लगाया, उनको ख़त्म तो नहीं होता कोई भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने के लिए, इतना ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए कि वो एक बड़ा चैलेंज उसके सामने पेश ना कर पाए। ये करने के बाद में अब नेतन्याहू की मंशा ये है कि इसी बीच जो उन्हें लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्ट होके आए और उन्होंने एक वार्ता शुरू करा दी न्यूक्लियर जो हथियार, जैसा कि माना जा रहा है कि भाई ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, ऐसा इजराइल और अमेरिका का मानना है। हालांकि ईरान ऑफिशियली तो यही बोलता है कि नहीं, मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो पीसफुल पर्पस के लिए जो होता है वो 3.7% अगर आप यूरेनियम को एनरिच करते हैं तो वो पीसफुल पर्पस के लिए माना जाता है, और उससे ज़्यादा करते हैं आप तो मंशा कुछ और न मानी जाती है। तो उन्होंने 60% तक इसको एनरिच कर दिया था, तो उससे ये लग रहा था कि भाई अब ये हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 60 से 90% की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और 90% की अगर एनरिचमेंट आपके पास में कैपेबिलिटी हो जाती है तो उसके बाद आप बम बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उससे ये लग रहा था कि ईरान के पास शायद ऐसी क्षमता हो सकती है निकट भविष्य में जिसमें 8 या 9 न्यूक्लियर बम ये बना सकते हैं। अब अगर आप देखें मैप के ऊपर, ईरान कितना बड़ा देश है और इजराइल छोटा सा देश है। इजराइल को लगता है कि अगर एक बम मेरे ऊपर गिर गया तो मैं तो खत्म हो गया। तो उसको ये लगता है कि ये मेरी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है कि मेरे एग्जिस्ट करने, और ईरान में नफरत बहुत ज़बरदस्त है इजराइल के खिलाफ। ईरानी जो रेडिकल लीडर्स हैं जैसे खुमैनी हैं, ये सब बीच बीच में इनके ऐसे बयान हैं जिसको इजराइल पकड़ के और बार बार रिप्ले करता रहता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। यानी कि उनको जो है वो ग्लोब से हटाना चाहते हैं, ऐसा उनका वो दावा करते हैं कि ऐसा इन लोगों की मंशा है। अब इस सिचुएशन में नेतन्याहू को ये लग रहा था कि अगर ये बातचीत हुई तो ये लटक जाएगा, और ईरान कब पहुंच गया न्यूक्लियर बम की तरफ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि 2-3 बार उनको एक्सचेंज हो चुके हैं उनके, जब हमस की लड़ाई चल रही थी
तो उन्हें लगा कि ईरान की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स तो आया नहीं, और इससे उन्हें लगा कि शायद ये मौका है कि अगर मैं अटैक करूं तो ये उनके बम को मैं बर्बाद कर पाऊंगा और उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी ताकत को कमजोर कर पाऊंगा। इसमें अमेरिका की भी रजामंदी नजर आती है, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं था, अमेरिका को पता जरूर था। और अमेरिका बार बार ये बोल रहा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि भाई आप ये बात मान जाइए, अगर आप नहीं मानते हैं तो कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ और भी फिर हुआ और इजराइल ने हमला करा उनके न्यूक्लियर संस्थानों पर, उनके मिलिट्री कमांडरों पर और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स पर, और उसके बाद में वो उनके मिलिट्री और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने हमला करा। जाहिर है कि ईरान ने भी जवाब दिया, उनके काफी सारे कमांडर मारे गए, लेकिन मिसाइल उनके पास तकरीबन 3000 तक हैं, तो 300 से ज्यादा वो मिसाइल मार चुके, और उस मिसाइल मारने से खतरा और कुछ नुकसान इजराइल को भी हुआ है। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि इजराइल ने उनके जो एयर डिफेंस है उनको काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। इजराइल को लग रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस ईरान का इतना कमजोर हो गया है कि मैं किसी भी टाइम पर मेरे हवाई जहाज जाके वहां पे हमला कर सकते हैं, और मैं हमला करता रहूंगा जब तक इनकी ताकत कमजोर ना हो जाए, बहुत ज्यादा कमजोर ना हो। अब इसमें एक गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ ये है कि इजराइल को बार बार मारने के बाद भी ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियर संस्थान की बाहरी सतह में जितनी बिल्डिंग्स बनी है वो तो मैंने तबाह कर दी यार, मैं कर पाऊंगा, लेकिन जो अंदर पहाड़ों के अंदर जो न्यूक्लियर इन्होंने संस्थान बनाए हैं और जो जमीन के अंदर हैं और जो टनल्स के अंदर हैं, वो कैपेबिलिटी इजराइल के पास नहीं। तो वो कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका ही मार सकता है। जो बॉम्बर हैं उनके और उनके साथ जो बॉम्ब्स हैं, ये ऐसे बॉम्ब जो हैं जो इतनी नीचे तक मार कर पाए, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इजराइल के ऊपर भी बम वर्षा हो रही है, ऐसी बात तो है नहीं। और हालांकि ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है, अगर इजराइल कर रहा है तो इधर से ईरान भी कर रहा है। और वहां भी नुकसान हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद अमेरिकी एम्बेसी में भी जो वहां पे बिल्डिंग थी उसमें भी नुकसान हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प G7 छोड़ के आधे में वापस आ गए हैं, और ये कह के आए हैं कि भाई कुछ बिग होने वाला है, और आई वॉन्ट टू डू सम रियल एंड। अब वो रियल एंड अभी है उसी के मैं विश्लेषण करता हूँ कि अभी वो है क्या कहानी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास 2-3 विकल्प है। अगर लड़ाई में पूरी तरीके से कूदते हैं, जो सवाल आपने पूछा था, तो देखिए लड़ाई तो इन्होंने अफगानिस्तान में लड़ी, 20 साल लड़ी, और 20 साल के बाद में फिर तालिबान को हैंड ओवर करके वापस आना पड़ा। तो जमीनी लड़ाई में तो वहां घुसने का इन्हें कोई शौक नहीं है, ना ही कोई। सॉरी टू इंटरप्ट, साथ ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद को अलग बताते थे कि मैं अलग हूँ, मैं जंगों में नहीं जाऊंगा, तो एक वो भी लेवल उनके ऊपर आ जाएगा कि वो जो पिछले प्रेसिडेंट्स रहे उनसे फिर कैसे मुख्तलिफ होंगे, वो भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरू में तो वो नोबेल प्राइज के सपने देख रहे थे, नोबेल पीस प्राइज मिलेगा मुझे, मैं पीस वाला आदमी हूँ, लड़ाई नहीं चाहता हूँ। तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी अलग है कि नेतन्याहू इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन सबको जो है वो अपने उनसे अपना उल्लू सीधा करवा ही लिया है, चाहे वो पसंद करें चाहे वो ना पसंद करें। तो कई चीजें हालांकि जो बाइडेन को भी पसंद नहीं आ रही थी और इनको भी पसंद नहीं आई उनकी इजराइल की, लेकिन फिर भी एक तो इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है वहां पे, और दूसरे नेतन्याहू कुछ इस किस्म से ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं इनको असमंजस की हालत में कि अभी इनके पास कोई विकल्प बचता नहीं। अब देखिए सिचुएशन में कैसे डाल दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिचुएशन क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए बिना उनके बॉम्बर के और उनके एमुनिशन के न्यूक्लियर बम तो खत्म नहीं होने वाले। अब इजराइल बोल रहा है भैया जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब आप मुझे बम दो या आप मेरे साथ ज्वाइन करो और उसके बम को मारो, तभी हम खत्म कर पाएंगे। अब उनके सामने सिचुएशन ये है कि अगर मैं बम देता हूं और ईरान ने जितने मेरे बेस हैं मिडिल ईस्ट में उसके ऊपर फायर कर दिया, इजराइल में तो बड़ा अच्छा आयरन डोम लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तो आयरन डोम भी नहीं है, और उधर अगर अमेरिकी सोल्जर मर गए तो मुसीबत आ जाएगी, मुझे घुसना पड़ेगा। फिर एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बम उन्होंने दे दिए उनको, नेतन्याहू को, कि ठीक है भाई मैं बॉम्बर भेज रहा हूं, अब बॉम्बर गया और उसने फायर कर दिया और एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई और यूरेनियम के रेडिएशन उड़ने लगे चारों तरफ।
ना सिर्फ ईरान बर्बाद होगा, उसके साथ में जितने देश लगे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे क्या नाम, चाहे कतर है, चाहे कतर है, बहरान है, अफगान है, जितने हाँ, अमेरिका के, वो भी इनकी जान खा जाएंगे अगर उनके उनके लोगों के ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन का असर हो जाए। तो ये दूसरी मुसीबत है कि उसका कोलेटरल डैमेज जो है वो क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल लीकेज का कोलेटरल डैमेज क्या हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। तो इस फैसले से वो जूझ रहे हैं, इसीलिए वो वापस आए हैं कि अब मैं करूं क्या। ये दोनों बातें हैं। तीसरी चीज ये उनका सपोर्ट बेस, वो बोलते हैं ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें जो आधे सपोर्टर हैं वो कुछ तो उसकी बात मान रहे हैं और कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें इसराइल की लड़ाई में हम क्यों लड़े यार, ये क्या मजाक है, आप लोग पैसे भी दे रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, अब वो करे जा रहा है और आप लोग मान नहीं रहे हो। तो ये दूसरी मुसीबत है उनके सामने। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मेरा अपना मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं बॉम्बर दूं या ना दूं, और उनके लड़ाई में घुसने की इस समय की लिमिट, अभी के हालात की जो लिमिट है वो यही होगी। ये लिमिट ज्यादा बढ़ सकती है अगर इजराइल ने किसी अमरीकी बेस पर हमला किया। और इन्होंने बोला भी था कि देखिए, मैं अमरीकी बेस पर आप हमला ना करें, अगर आप वो करेंगे तब मुझे घुसना पड़ेगा, और ईरान ने अभी तक किसी अमरीकी बेस पर हमला नहीं किया। तीसरी चीज इन्होंने ये भी बोली थी कि जो इजराइल है उसको बचाना मेरी जिम्मेवारी। तो अभी भी जो ईरान की मिसाइल्स जाती हैं इजराइल के ऊपर, उसको हवा में मारने के लिए तो इनके भी जो युद्ध प्रोत हैं और जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं, और यूके के भी कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी मेडिटेरेनियन में जिसके भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो घूम रहे हैं वहां पे, वो सब इसराइल के एयर स्पेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 10% मिसाइल जो है, कितना भी बड़ा एयर डिफेंस हो, वो उसमें घुसी जाती हैं। तो ईरान की वो 10% मिसाइल ही, इसराइल इतना छोटा है कि वो काफी नुकसान कर रही हैं, और इसराइल के सामने इतनी ताकत नहीं है कि इतना लंबा वो झेल पाए। जो ईरान है वो इतना बड़ा है, वो काफी लंबा तक झेल सकता है, जैसे अफगानिस्तान झेल गया 20 साल की लड़ाई। ईरान भी लंबी ताकत है, झेलने की ताकत है, लेकिन इसराइल के पास इतनी ताकत है, ये आगे का वक्त बताए। जी, लेकिन सर एक सवाल जो बहुत अहम है, जिसको लेकर इजराइल ने ईरान के ऊपर ये हमला दागा, वो ये कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। तो क्या अब जबकि अमेरिका भी इसमें कूद सकता है, तो क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सकता है? क्योंकि वो जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में क्या उनको रोकना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इसमें अभी जिस हिसाब से उनकी फैसिलिटीज बर्बाद हो रही हैं, उस हिसाब से कुछ हद तक वो प्रोग्राम पीछे तो चला ही जाएगा। न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उन्होंने काफी मार दिए हैं। तो बनाने के लिए सिर्फ यही नहीं कि यूरेनियम इकट्ठा हो गया और एनरिचमेंट फैसिलिटी है और छुपी हुई है तो शायद मैं बना पाऊं, उसके लिए बाकी चीजों की भी जरूरत है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, सभी कुछ चाहिए ना। तो उस हालत में मुझे लग रहा है कि 5-6 साल पीछे तो ये लोग ले गए हैं उसके प्रोग्राम। लेकिन भविष्य में कभी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि समीकरण कैसे बनते हैं। अभी आप देखिए, समीकरण ईरान के खिलाफ हैं, उसके हक में कोई भी बहुत अच्छी तरीके से खड़ा नहीं है। अरब देश हालांकि निंदा कर रहे हैं इसराइल की, लेकिन उसके निंदा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। रूस अपने लड़ाई में फंसा हुआ है यूक्रेन वॉर में, तो वो भी कोई खास मदद नहीं कर पा रहा है। चाइना भी सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन उसके आगे या डिप्लोमेटिक मदद कर रहा है, यूएनएससी में कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि वो भी, उनकी अपनी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें मार्केट नहीं लूज करना कोई भी, और जितने भी सारे मेरे मार्केट, कुछ खासा कर नहीं पाया था, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाया था। हाँ, तो अब क्या है कि ईरान की सैन्य ताकत इजराइल और अमेरिका की सैन्य ताकत से तो बहुत कम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये, जो ईरान की स्ट्रेंथ है वो काम ही नहीं आ रही है। स्ट्रेंथ क्या क्या है इजराइल की, ईरान की जो मिलिट्री है वो 6.5 लाख है, इजराइल की तकरीबन 1.5 लाख है। लेकिन ये दोनों तो आपस में लड़ ही नहीं पा रहे हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, क्योंकि बीच में 2-3 देश आते हैं और इतनी दूर का 1500 किलोमीटर का गैप है, तो कहाँ से लड़ाई होगी। टैंक इनके पास ज्यादा है, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। हवाई जहाज इनके पुराने जमाने के हैं, इजराइल के पास नए हवाई जहाज हैं, तो वो इनका काम बना नहीं, तो वहां पे जो स्ट्रेंथ है इनकी वो काम नहीं आ रही है। बस एक स्ट्रेंथ है जो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो ये है कि ईरान में सारे के सारे
इजराइल और अमेरिका से नफरत करते हैं, और जब ईरान के ऊपर हमला होता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितना इंटरनल अपोजिशन था खुमैनी का, जहां तक ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने की बात है, तो काफी हद तक जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर थे, जो भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, वो तो इजराइल बर्बाद कर चुका है, उनके काफी साइंटिस्ट भी मार चुका है। जाहिर है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है अगर आप बम बनाना चाहते हैं। उनके सेंट्रीफ्यूज जो अंदर हैं, पहाड़ों के अंदर हैं या जमीन के अंदर हैं, वो मेरे विचार से अभी कुछ हद तक सही सलामत होंगे। अब इस हालत में अगर वो बर्बाद नहीं होते हैं तो कैपेबिलिटी को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। और दूसरी चीज हमें ये मान के चलना चाहिए कि जाहिर है कि अगर कुछ पहले उनके पास में टेक्नोलॉजी आई तो किसी ना किसी ने तो दी होगी, और अगर एक एक्सेस बन के उभर के सामने आ रही है कि अभी रूस और चीन और ईरान के संबंध अगर गहरे हो रहे हैं तो मदद मिल सकती है बनाने के लिए। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि इससे नकारा नहीं जा सकता कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, या ईरान की मंशा नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। मंशा तो जरूर है, कई बार ये लोग बोल भी चुके हैं। देखिए सिंपल सी बात है। लेकिन सर एक बात ये है कि ईरान को पे सवाल उठाने वाली दोनों कंट्रीज, अमेरिका और इजराइल, दोनों ही के पास न्यूक्लियर पावर है, तो हाँ ईरान से फिर क्या समस्या है? हाँ बिल्कुल, इसको अगर एक तरीके से देखें तो मॉरली डबल स्टैंडर्ड तो की बात तो है कि इजराइल चोरी छुपे न्यूक्लियर बम बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को नहीं बनाने चाहिए। अब उसको जस्टिफाई सारे वेस्टर्न कंट्रीज इस हिसाब से करते हैं कि भाई इसके चारों तरफ दुश्मन है और इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो फिर ये तो जिंदा रहना मुश्किल है। अब ये जस्टिफिकेशन कहाँ तक जायज है वो इसी चीज से जाहिर करता है कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है, क्योंकि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है जो ईरान के ऊपर, हाँ अब अगर आप देखें तो अमेरिका तो खैर न्यूक्लियर शक्ति है ही, इजराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया। अब कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसने उसको दिया, या खुद उन्होंने इन्वेंट किया, वो बात अलग है। लेकिन अगर अपने आप को इजराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं न्यूक्लियर नेशन हूँ, हालांकि पूरे वर्ल्ड में सभी को मालूम है कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन है और वो किसी दूसरे को बनाने नहीं देना चाहते, तो उसमें ये बात हमें कई बार आती है सामने कि भाई ये मॉरली ये दो स्टैंडर्ड्स हो गए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि ईरान चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसलिए अगर उसके पास में कुछ इस किस्म का डिटरेंस ना हो तो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस को जो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। तो ये लॉजिक दिया जाता है हमेशा। हाँ, लेकिन अब इसको अगर आप दूसरी तरीके से अप्लाई करें कि क्यों ईरान इतना उत्सुक है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, तो वही चीज नॉर्थ कोरिया के लिए भी है। नॉर्थ कोरिया ने भी इसीलिए बनाया, और देखिए अब जब उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, हालांकि उसको भी कोई डिक्लेयर नहीं किया है किसी ने कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन पता है सबको। अब वो पता होने के कारण क्या हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जो है जब वो मिसाइल छोड़ता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उससे हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं। तो न्यूक्लियर शक्ति बनने से जो ट्रीटमेंट मिलता है और या इज्जत मिलती है या लोग डरते हैं आसपास वाले, वो एक फर्क है। अब क्या है, पाकिस्तान के एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान की क्या औकात है। हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं भी यही कहने वाला था कि पूरे वर्ल्ड में यह भी ध्यान होना चाहिए कि भाई आप बड़ा अच्छा लॉजिक देते हो कि जी ईरान एक रेडिकलाइज्ड कंट्री है, रेडिकलाइज्ड कंट्री के हाथ में न्यूक्लियर वेपन खतरनाक है और वो जो है टेररिस्ट के हाथ में पहुंच सकता है और कई जगह नुकसान कर सकता है। मान ली पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता अमेरिका और इजराइल? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने वही बात मान ली, लेकिन अब वही चीज पाकिस्तान के लिए लागू है। वो भी तो टेरर स्टेट है, उसमें भी सारे टेररिस्ट बसते हैं, उसकी पाकिस्तान मिलिट्री खुद रेडिकलाइज्ड है, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है, उसके अंदर क्यों न्यूक्लियर बम क्यों बचाने में लगे रहते हैं अमेरिका और बाकी के देश। तो ये लॉजिक मेरे विचार से अभी भारत को भी अलग अलग जगह देना चाहिए कि देखिए हर बार ये पहले टेररिस्ट अटैक करते हैं, जब हम कन्वेंशनल अटैक करते हैं तो आप सबके सब पीछे बोलने लगते हो कि नहीं नहीं यार कंट्रोल करो, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री बर्बाद हो गई
तो ये सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार जो है वो टेररिस्ट के हाथ में हो जाएंगे और पूरा वर्ल्ड अनसेफ हो जाएगा। इस चक्कर में उसको पैसे भी देते हैं और मिलिट्री को भी उनको क्या कहते हैं वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन भारत के लिए जो है आई थिंक ये लॉजिक जो है ये पूरे वर्ल्ड की अब समझ में आना चाहिए और ये हमें फ्लैग करना चाहिए हर जगह। यार ठीक है, तुमने यहाँ तो आप इस लॉजिक के हिसाब से चल रहे हो, इधर भी पाकिस्तान में भी इस लॉजिक से चलना चाहिए। तो चांसेस ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने के रहेंगे जब तक उनके जितना भी एनरिच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं होता जो पहाड़ों के अंदर है और टनल्स के अंदर है, और उसके लिए अमेरिका के बम्बर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना वो नहीं हो सकता। जी सर, एक सवाल ये कि जिस तरह से ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे ये निकल कर आता है कि क्या ईरान का, हम अगर इतिहास देखें, ईरान और इराक वॉर रही, उसमें ईरान काफ़ी कमज़ोर हुआ, उसके बाद पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत होकर हमारे सामने है। लेकिन जिनसे मुकाबला है वो दो महाशक्तियां हैं जिसमें अमेरिका और इसराइल दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। क्या अमेरिका इन दोनों शक्तियों को ईरान क्या अमेरिका और इसराइल दोनों शक्तियों को टक्कर देने के लिए सक्षम है? और या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का अंजाम कुछ और हो सकता है कि क्या ईरान से में रिजीम चेंज हो जाएगा या अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान पे कब्जा कर लेंगे, जैसा कि कुछ सवाल निकल कर आ रहा है? देखिए, ईरान की सैन्य ताकत इन दोनों महाशक्तियों की सैन्य ताकत से बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो सक्षम नहीं है इनसे लड़के जीतने के लिए कभी भी, किसी भी हालत में। जहां तक अभी की जितनी अभी तक लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में, ये स्टैंड ऑफ अटैक हुए हैं, यानी कि फौजें आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हुआ और ना ही कोई जगह है क्योंकि बीच में कई देश आ जाते हैं, और जो इनके एयर एसेट्स हैं ईरान के वो कमजोर हैं, इजराइल से भी कमजोर है। तो इजराइल के पास आधुनिक विमान है, ईरान के पास बहुत पुराने विमान हैं जिनकी इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो कमजोर है ईरान इस मामले में। लेकिन ईरान के पास मार सहने की बड़ी शक्ति है क्योंकि बड़ा देश है, उसमें मतलब आप सिंपल एक मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं, अगर 50,000 आदमी ईरान में मर जाएं तो अयतुल्ला खुमानी को इतनी मुसीबत नहीं होगी, लेकिन अगर 10,000 आदमी इजराइल में मर जाएं तो नेतन्याहू को बहुत भयानक मुसीबत हो जाएगी। तो क्योंकि सर ऑफ कोर्स ये भी रीजन है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत हाई है, ईरान ने पहले भी जंगें और बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोग अभी इस जंग की वजह से काफी उनका नेशनलिज्म जो है काफी मजबूत हो रहा है। जो हिजाब विवाद आंदोलन है उसके बाद एक कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और वो मांगे उठ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो भी ठंडी पड़ती जा रही है, लोग एकजुट होते नजर आ रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के चलते। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक चीज कॉमन है ईरान के अंदर और वो है इजराइल और अमेरिका से नफरत। चाहे हालांकि चाहे वहां की लेडीज खुश ना हो जो इनकी रिजीम थी उससे, या वहां के लोग अच्छी थोड़ी स्वतंत्रता चाह रहे थे, तो उसके कारण शायद खुमैनी से लोग खुश ना हो, लेकिन अगर इजराइल उनके ऊपर वार कर रहा है या अमेरिका उनके ऊपर वार कर रहा है तो सारे के सारे एक साथ खड़े हैं। तो नेशनलिज्म और ये जो कॉमन थ्रेड है, हेट टुवर्ड्स इजराइल एंड अमेरिका, ये दो कॉमन है, और ये उनको इतनी शक्ति देते हैं कि वो काफी मार सह सकते हैं और काफी लंबे समय तक मार सह सकते हैं जी। ये दो फैक्टर हैं। लेकिन क्या वो जीत पाएंगे इनके खिलाफ? वो नहीं हो सकता क्योंकि उतनी ताकत नहीं है ईरान के अंदर। नुकसान वो इनको पहुंचा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पहुंचा सकते हैं। दूसरी मुसीबत क्या हो गई है कि क्योंकि उनके जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो पूरा का पूरा जो है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो काफी हद तक कमजोर हो चुका है। हिजबुल्लाह हो गए या हमास हुआ या बाकी के जो लोग हैं, इराकी जो संगठन थे कुछ, वो सब कमजोर हो चुके हैं और हुदीस भी अभी थोड़े चुप बैठे हुए हैं। तो उस हालत में वो ईरान के पास वो ताकत भी नहीं रही जो एक एसिमेट्रिक वॉर की ताकत थी, वो बहुत बड़ी ताकत थी इनके पास में, वो ताकत भी थोड़ी कमजोर हुई है और असाद भी चले गए उधर से सीरिया से। तो ये एक और फैक्टर रहा है और इसी मुताबिक एक बड़े प्लान के तहत इजराइल ने ये एक अच्छा प्लान बनाया, लंबा प्लान बनाया, और उस प्लान में उन्होंने पहले अपने आसपास वालों को कमजोर किया, उसके बाद में ईरान के न्यूक्लियर बम के वो पीछे पड़े हुए हैं। रिजीम चेंज के चांसेस देखिए दो ही है चांस, क्योंकि इतना नेशनलिज्म आ गया है। तो दो बातें हैं, या तो
अगर वो इतने कमांडरों को मारा है और उसके बाद में या तो अयतुल्ला खुमानी के ऊपर षड्यंत्र हो जाए उनके असैसिनेशन का, ये एक ऑप्शन है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा करते हैं तो ईरान में जो गुस्सा है वो ज्यादा लोगों, आम लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। नहीं, ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने कोशिश नहीं की होगी। इजराइल कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसको जो उनका था ना, इस्माइल हनी को मार सकते हैं। उससे भी था कि भाई पूरा हमास भड़क जाएगा, पैलेस्टीनियंस भड़क जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो खुमैनी को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि बीच में कई ट्वीट्स ये आए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या था, क्योंकि लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कई चीजों में क्रेडिट लेने की आदत है, तो उनको भी सीरियसली नहीं लिया जा सकता। तो दूसरी चीज ये है कि लेकिन सिक्योरिटी उनकी भी बड़ी जबरदस्त होगी। जाहिर है कि खुमैनी भी बंकर में होंगे। एक बीच में इन्होंने एक और खबर उड़ी थी बीच में, आज ही सुबह से ही उड़ रही थी कि खुमैनी देश छोड़ के भाग गए मॉस्को। वो भी खबर सही नहीं है। खुमैनी उधरी हैं, और इस किस्म की खबरें भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, ये उड़ाई जाती हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ये उड़ाई होंगी, इजराइल की तरफ से ये खबर उड़ी होगी या किसी भी तरीके से उड़ाई होगी, ताकि जितने भी लड़ रहे हैं ईरान की तरफ से, उनका मोराल कमजोर हो जाए कि सुप्रीम कमांडर ही चला गया हमारा, तो थोड़ा सा हाँ मोराल कमजोर हो जाए, तो हमें अकेला छोड़ दिया, एग्जैक्टली, खुद को बचाने के लिए। हाँ, खुद को बचाने के लिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि नहीं, जो इनके लीडर हैं वो रहेंगे वहां पे, और ऐसा नहीं है ये अभी चलेगा, कुछ दिन और चलेगी। जी बिल्कुल, और ये लगातार पिछले कई दिनों से स्थिति लगातार गहराती जा रही है, और अब हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आया था कि वो इस पर कोई डील हो सकती है। अब वो फिलहाल वो तो बोल रहे हैं कि पीस की तो नहीं होगी डील, लेकिन वॉर खत्म कर दिया जाएगा। वॉर खत्म करने का मकसद आप खुद समझ सकते हैं किसका मतलब क्या, आप और कैसे समझ सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद बहुत।